करें। और आप खुद बताइए कि आपसे एक शब्द पूछा मैंने यहां पर अपराध। अपराध क्या है, विधि क्या है, और एक शब्द लिखा है FIR और एक लिखा है NCRB। पहले हमें बेस पता होना चाहिए। विधि, विधि क्या होती है? जो मानव का समाज है, उस मानवीय समाज के अंदर जो व्यक्ति का मानवीय व्यवहार है, उसको औचित्य या अनुचित्य रूप से जो नियम बनाए गए हैं या निर्धारित किए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विधि कहते हैं। विधि धार्मिक हो सकती है, नागरिक हो सकती है, या मैं अगर कहूं कि फौजदारी भी हो सकती है, दीवानी मामलों से संबंधित हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय विधि हो सकती है। उन सभी को इसमें जोड़ा गया। अपराध सबने पता है, यानी हम जो कानून, लॉ जो है, कानून का अगर हम उल्लंघन करते हैं, या मैं कह दूं कि कानून के अलावा हम सामाजिक जो नियम है, सामाजिक नियम कह दो चाहे कानून के बनाए गए नियम कह दो, इन सभी का उल्लंघन करना क्या कहलाएगा? अपराध कहलाएगा। और अपराध कब होता है? एक व्यक्ति भी अपराध कर सकता है और दो व्यक्ति भी अपराध कर सकते हैं, या कोई समूह भी कर सकता है, या किसी संघ के द्वारा भी अपराध किया जा सकता है। एक व्यक्ति के द्वारा किया गया भी क्या है? अपराध है। और इन अपराधों की सूचना किसके पास होती है? NCRB के पास। अपराधों की सूचना किसके पास होगी? NCRB क्या है? NCRB है राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो, या मैं कह दूं कि आप इसको कह सकते हो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके अंदर अपराधों का ब्यौरा होता है और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। और दिल्ली में इसका मुख्यालय है, जिसके वर्तमान निदेशक है RR वर्मा। NCRB के जो निदेशक है वो कौन है? RR वर्मा। मुख्यालय कहां है? दिल्ली में। राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो किसके अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करेगा? गृह मंत्रालय के अधीन। FIR क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पहली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है उसे FIR कहते हैं। हम यहां अपराधों के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर कोई महिला किसी थाने में जाती है और इसकी कोई भी FIR दर्ज नहीं कर रहा, तो वह महिला डायरेक्ट SP के सामने पेश हो सकती है और मौखिक या लिखित रूप से अपने जो वो रिपोर्ट लिखाना चाहती है उसके बारे में वो बता सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को क्या कहते हैं? FIR कहते हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं महिला एवं बाल अपराध। महिला एवं बाल अपराध। महिला एवं बाल अपराधों की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारे एक्ट्स आएंगे, बहुत सारे एक्ट आएंगे। और हम यहां पर बात करेंगे जैसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है, हम बात करेंगे कि अनैतिक देह व्यापार, उसके अलावा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम या बाल विवाह निषेध अधिनियम, पॉक्सो एक्ट 2012। तो महिलाओं से संबंधित अगर मैं बात करूं तो जैसे अनैतिक देह व्यापार अधिनियम। अधिनियम यानी कोई एक्ट 1956 में। कोई एक्ट कब बनता है? यानी पहले ये एक बिल के रूप में आते हैं। किसके रूप में आए? बिल के रूप में आए। फिर राज्यसभा और लोकसभा, और उनके बाद में जब राष्ट्रपति इन पर साइन कर देता है तो ये क्या बन जाते हैं? एक्ट बन जाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। पहले बिल के रूप में पारित होते हैं, फिर राज्यसभा लोकसभा से पास होने के बाद में राष्ट्रपति जब उन पर हस्ताक्षर कर देता है, जब वो क्या बन जाते हैं? एक्ट बन जाते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। लेकिन आज जो हमारा विषय है वह है घरेलू हिंसा अधिनियम। घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, आप यहां ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मैंने अभी कहा कि अधिनियम कब बनेगा? जब राष्ट्रपति साइन करेगा। और राष्ट्रपति ने कब साइन किया इस अधिनियम पर? 13 सितंबर 2005 राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी, पहली बात। अब यह अधिनियम भारत में लागू कब हुआ? तो अगले ही वर्ष 26
अक्टूबर 2006 को क्या हो गया, लागू। लेकिन किसको छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, किसको छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। पूरे भारत में लागू कब हुआ, 26 अक्टूबर 2006 से। लेकिन आज अगर मैं कहूं जम्मू कश्मीर में भी लागू है, कब हुआ यहां पर लागू, 31 अक्टूबर 2019 से कहां पर लागू हो गया, जम्मू कश्मीर में भी। तो इस चीज को विशेष ध्यान में रखना है कि घरेलू हिंसा अधिनियम है, उस पर पहले राष्ट्रपति ने साइन किए 13 सितंबर 2005 को, लेकिन लागू कब होता है, 2006 में। तारीख कैसे याद करेंगे, देखो ये लिखा हुआ है 2006, क्या लिखा हुआ है 2006, इसका 2 इधर ले लिया, 6 को इधर ले लिया, ओ से अक्टूबर का महीना, तारीख याद होगी लागू होने वाली। घरेलू हिंसा अधिनियम अक्सर गिनिए 1 2 3 4 5, यानी अधिनियम तो सबके आगे लगेगा। तो घरेलू हिंसा में कितने अध्याय हैं, अगर हम अध्यायों की बात करें तो 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 5, ठीक है। और यहां पूछा जाए कि इसमें धाराएं कितनी है, वो पूछेगा धाराएं, तो धाराएं हैं इसमें 37। कितनी है, 37, यानी 5 और 2 कितने होते हैं, 7, और 2 के बाद में क्या आता है, 3, तो धाराएं कितनी होगी, 37। अध्याय कितने हैं, 5, और उन्हीं के बारे में जानकारी आज हम पढ़ेंगे कि घरेलू हिंसा अधिनियम क्या है। घरेलू हिंसा, घर में जो हिंसा हुई उसी को कहते हैं। देखो उसको किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, आइए सबसे पहले हम यहां डिवाइडेड करेंगे, 5 इसके पार्ट है उनके बारे में। देखो 1 से लेकर 5 तक गिनती लिखी, 2 3 4 5। अब याद कीजिए, जिस प्रकार किसी राजवंश का पहला व्यक्ति संस्थापक होता है, उसी प्रकार यहां पहला जो पार्ट है वो प्रस्तावना, क्या होगी, प्रस्तावना, यानी जो पहला अध्याय है उसमें क्या आएगी, प्रस्तावना। और इसमें धारा होगी, धारा 1 व 2। दूसरे में क्या है, दूसरे के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो आएगा वो है घरेलू हिंसा की परिभाषा। क्या आएगी, घरेलू हिंसा की परिभाषा। घरेलू हिंसा की जो परिभाषा है वो धारा 3 में, यानी सेक्शन कितने में है, 3 में है। और उसके बाद अगर बात करें 3, देखो इसमें हम 3 दिख रहा है, तो इसी से बना दिया अधिकारी, कौन सा, प्रोटेक्शन अधिकारी, ऑफिसर, जिसको बोलते हैं संरक्षण अधिकारी। ये क्या होता है, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है। और इसी के साथ मैं कह दूं वह सेवा प्रदाता, सेवा प्रदाता, सेवा प्रदाता यानी एनजीओ, ठीक है। जो कंपनी एक्ट है जो 2013, उसके द्वारा एनजीओ की नियुक्ति की जाती है। पहले जो 1860 है, और उसके अलावा जो 1860 का जो इंडियन पेनल एक्ट है उसके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी, जो कोई सोसाइटी, ट्रस्ट या संस्था हो सकती है। अब सेवा प्रदाता जो है, इसके बारे में बात करें कि इनकी नियुक्ति, सेवा प्रदाता की क्या होगी, नियुक्ति, और इसके अलावा इनके कर्तव्य वो किस में आ जाएंगे, धारा 4 से 11। आप इसको साथ साथ नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर अध्याय 4, इसमें है राहत कार्य के आदेश, राहत कार्य के आदेश, ये आएगा 12 से 29। और अंतिम जो है वो है विविध, विविध जो है वो आएगा 30 से 37। तो हम बात करते हैं 5 अध्याय, कितना अध्याय है, 5। 1 नंबर जैसे संस्थापक वैसे प्रस्तावना, 5वां विविध तथ्य है। 2 नंबर यानी उसमें उस जिस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, उसकी हिंसा की परिभाषा दी गई है, ठीक है। और परिभाषा किस धारा में दी गई है, जो सेक्शन है वो 3 में दी गई है। उसके बाद में संरक्षण अधिकारी, इसी से याद कर लेना, 3 से ही बनता है अधिकारी। तो अध्याय कौन सा है, 3 है, और अधिकारी कौन सा है, संरक्षण अधिकारी है। अब इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है वो हम आगे पढ़ते हैं। तो इसमें हम अब धाराओं के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो धाराओं में सबसे पहले तो हमें घरेलू हिंसा संरक्षण जो विषय है हमारा, उसकी जो परिभाषा है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, जो ये हम पढ़ रहे हैं, इसकी परिभाषा क्या है।
किसी के स्वास्थ्य, जीवन, मन या अंग को क्षतिग्रस्त करना क्या माना जाएगा? घरेलू हिंसा माना जाएगा। घरेलू हिंसा में 4 प्रकार के दुर्व्यवहारों के जिक्र किया गया है। जो दुर्व्यवहार है, 4 प्रकार के दुर्व्यवहार, इनके बारे में जिक्र किया गया है। अब वो दुर्व्यवहार कौन कौन से हैं? वो हो सकती है शारीरिक हिंसा। क्या हो सकती है? शारीरिक हिंसा। लेकिन एक चीज, घरेलू हिंसा में केवल शारीरिक हिंसा नहीं हो सकती, इसके अलावा क्या क्या हो सकती है? 2 नंबर पर बात करूं मैं, लैंगिक हिंसा या इसे बोलते हैं यौन हिंसा। तीसरी अगर बात करें तो भावात्मक, और भावात्मक के साथ में अगर बात करूं तो हम मानसिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मानसिक। और चौथी अगर बात करूं दुर्व्यवहार की तो उसमें नाम आता है आर्थिक। आर्थिक दुरुपयोग हम कह सकते हैं। ठीक है। अब शारीरिक हिंसा, लैंगिक यौन हिंसा, जो भावनात्मक, ये जो दुर्व्यवहार है वो कैसे हो सकते हैं? शारीरिक दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार कैसे होगा? आपने मुक्का मारा, आपने लात मारी, आपने किसी चीज से चोट पहुंचाई, कोई ऐसी चीज जिससे कि उसमें खून निकल सकता है, तो मुक्का, लात, चोट वगैरह किस में आ जाएगी? शारीरिक हिंसा में। यानी जो उसकी बॉडी है उसके ऊपर नुकसान पहुंचाना ही क्या है? शारीरिक हिंसा है। लैंगिक एवं यौन हिंसा, इसके अंदर क्या होता है? हमने बलात्कार का प्रयास किया। पहली बात, बलात्कार का प्रयास किया, वो किस में आ रहा है? लैंगिक यौन हिंसा में आ रहा है। ठीक है। या हम क्या कर रहे हैं कि उसको अश्लील साहित्य जो भेज रहे हैं उसकी मर्जी के खिलाफ, वो किस में आएगा? लैंगिक दुर्व्यवहार में आएगा। भावात्मक और मानसिक हिंसा, थे पढ़ने लग रहे हो, थाना क्या कौन पढ़नो, आपको कहे कि ये तो बांझ महिला है, अरे आ तो डायन है, आ तो चुड़ैल लग गए, यानी उसको मानसिक रूप से परेशान करना किस में आएगा? भावात्मक या मानसिक में। और उसको साथ में अगर उसको कह दें कि उसके ऊपर कमेंट करना किसी भी प्रकार के, तो वो भावात्मक, उसके हर्ट को चोट पहुंचाना। आर्थिक और आर्थिक दुरुपयोग, इसमें क्या होता है? नौकरी करने से रोकना। भावात्मक में आत्महत्या की धमकी भी जोड़ी जा सकती है। नौकरी न करने को बोलना, या धन का हिसाब किताब करना, पैसे के बारे में उसको बोलना, रोकना, टोकना, ये सारे के सारे क्या है? घरेलू हिंसा। इसके अंदर जैसे हम बालक की परिभाषा दें तो बालक वह होता है जो 18 वर्ष से कम उम्र का हो, वो चाहे दत्तक पुत्र हो, चाहे सौतेला हो, ठीक है, और चाहे स्वयं का हो, वो सारा इसके अंदर आ सकता है। घरेलू हिंसा के अंदर जो पक्षकार जो होता है, जो पीड़ित होता है, वो हमेशा महिला ज्यादा इसमें रहेगी, पुरुष को इसमें कम आंका जाएगा। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, इसके बारे में अब धाराएं पढ़ते हैं। किनके बारे में पढ़ते हैं? धाराएं, यानी सेक्शन। धारा 3 हमने पढ़ी, इसमें थी घरेलू हिंसा की परिभाषा। घरेलू हिंसा की परिभाषा, घरेलू हिंसा की क्या थी? परिभाषा। धारा 4 है संरक्षण अधिकारी को रिपोर्ट किसकी? घरेलू हिंसा की। यानी आप अपने समाज में कहीं रह रहे हो, आपको पता चला कि इस घर के अंदर घरेलू हिंसा होने वाली है या घरेलू हिंसा हो चुकी है, उसकी जानकारी किसको मिली? संरक्षण अधिकारी को। अब संरक्षण अधिकारी का कार्य 5 में, वो क्या करेगा कि घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई जानकारी प्रदान करेगा। क्या करेगा? जानकारी, यानी उसको जानकारी देगा पीड़ित महिला को या व्यथित जो व्यक्ति होता है उसको कहेगा कि तेरे को ये मुआवजा मिल सकता है, तेरे को रहने के लिए निवास की सुविधा हो सकती है, तेरे को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती है, ठीक है, तेरे को संरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। वो सारी की सारी जानकारी किसमें है? 5 में। 4 में तो संरक्षण अधिकारी को पता लगा, 5 में वो जानकारी दे रहा है। एक है धारा
2 और धारा 1 के अंदर उसका विस्तार दिया गया है, उसका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। धारा 2 में क्या है, हमको 2 लाकर पीड़ित व्यक्तियों को, किसको लाकर दो, मजिस्ट्रेट को, किसको लाकर दो, मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट कह रहा है मेरे को लाकर दो, मैं करता हूं न्याय, लाकर तो दो। धारा 2 में मजिस्ट्रेट ने बुलाया किसको, पीड़ित महिला को, पीड़ित महिला को। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, धारा 12 के अंदर क्या कहा गया है, धारा 12 याद करो, एक व्यक्ति 2 पैरों से चला, एक व्यक्ति 2 पैरों से चला और चला गया मजिस्ट्रेट के पास। किसके पास चला गया, मजिस्ट्रेट के पास चला गया और मजिस्ट्रेट ने तत्काल कहा कि 3 दिन में सुनवाई होनी चाहिए, 3 दिन में सुनवाई होनी चाहिए और 3 दूनी 6, 60 दिन में तो कार्य पूरा हो जाना चाहिए। यानी धारा 12 के अंदर क्या कहा गया है कि हम मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करेंगे और उसको पेश करने का जो कार्य है वो कौन करता है, संरक्षण अधिकारी। संरक्षण अधिकारी वही होता है जो इस कार्य को पेश करता है, किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, या सेवा प्रदाता के द्वारा। धारा 12 के अंदर क्या है, 3 दिन के अंदर उस पर सुनवाई होगी, 60 दिन में वो पूरा कार्य होगा। और इसकी जो तामील होती है वो कार्य करता है संरक्षण अधिकारी धारा 13 के अंतर्गत। किसमें करता है, धारा 13 के अंतर्गत। यहां अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक यहां पहले बात कर लूं मैं धारा 16 की, महत्वपूर्ण है धारा 12 और 16। यानी मजिस्ट्रेट ने कहा है कि अगर पक्षकार चाहे तो सुनवाई बंद कमरे में भी हो सकती है, जिससे महिला की गरिमा पर आंच नहीं आनी चाहिए। यानी बंद कमरे के अंदर पक्षकार चाहे तो सुनवाई हो सकती है, उसकी गरिमा का उल्लंघन ना हो, उसके लिए वहां पर सदस्य, उसकी सहायता के लिए व्यक्ति भी नियुक्त किए जा सकते हैं। अब यहां 5 तक पहुंच गए अपने। 6 में क्या है, धारा 6 क्या कहती है, धारा 6, धारा 6, धारा 7 और 4 दूनी 8 संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, धारा 9 संरक्षण अधिकारी के कार्य, धारा 10 सेवा प्रदाता। 6 में है आश्रय गृह, आश्रय गृह। यानी इसमें बताया गया है कि कोई पीड़ित महिला है, उसको अगर घर से बाहर निकाल दिया तो वो कहां जाएगी, इन आश्रय घरों में। और यहां का जो वार्डन होता है इसके पास, यानी भार साधक जिसे बोलते हैं, भार साधक जो होता है, ठीक है, उसके पास संरक्षण अधिकारी लेकर आएगा या सेवा प्रदाता लेकर आएगा या कोई भी व्यक्ति यहां पर ले जा सकता है। और यह कार्य कोई अपराध नहीं है, कोई किसी की सहायता करे। धारा 7 में 7 से 6 की ध्वनि और स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा रिपोर्ट, चिकित्सा रिपोर्ट, यानी पीड़ित महिला को चिकित्सा उपलब्ध करवाना, ताकि उसको कोई चोट वगैरह लगी है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना। 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। अब संरक्षण अधिकारी है, उसकी नियुक्ति जिला स्तर पर हो सकती है, ठीक है, 1 की भी हो सकती है, 1 से ज्यादा 2 की भी हो सकती है, ठीक है, ये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गई। ये संरक्षण अधिकारी कोई पुलिस का सदस्य भी हो सकता है या कोई सरकारी कर्मचारी होता है। 9 में उसके कर्तव्य बताए गए हैं। 10 में कम आप 10 रुपए की तो सेवा कराई, हम कोई भी अपने से मांगे तो 10 रुपए निकाल के देते हैं। 10 में सेवा करते हैं सेवा प्रदाता, यानी इसमें क्या आ जाएगा, सेवा प्रदाता की नियुक्ति, यानी एनजीओ। एनजीओ जो मैंने बता दिया, कोई संस्था हो सकती है, ठीक है, कोई ट्रस्ट जो उसके द्वारा इनकी सुविधाएं प्रदान की जाती है। 10 तक आगे, 12 की बात कर चुके हैं, 12 के अंदर मजिस्ट्रेट की बात होगी, 13 तक पहुंच गए। उसके बाद में धारा 14, धारा 14 क्या करती है कि देखो 4 में ही इसको जोड़ देंगे तो परामर्श बन जाएगा, यानी सेवा प्रदाता से परामर्श, सेवा एनजीओ से क्या क्या परामर्श मिल सकता है वो धारा 14 में बताया गया है। अब देखो मजिस्ट्रेट के पास धारा 12, तामील धारा 13 के अंदर है कि वो संरक्षण अधिकारी लेकर जाएगा। 12 के अंदर 3 दिन में अंदर सुनवाई, तामील जो करने वाला व्यक्ति है वो 2 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा संरक्षण अधिकारी पूरी रिपोर्ट को, कि उसकी सास ने उसको मारा, उसके साथ ये घटना हुई, वो सारी जानकारी कौन देता है, संरक्षण अधिकारी देता है। तो धारा 12 के अंदर मजिस्ट्रेट को पता चला कि घरेलू हिंसा हुई है, तो वो क्या है, उसको 18 से लेकर 22 तक महिला को संरक्षण या जो घरेलू हिंसा से संबंधित जो आदेश है वो पारित करता है। तो 18 के अंदर दिया है संरक्षण का आदेश, संरक्षण का आदेश, संरक्षण का आदेश।
19 के अंदर दिया है निवास, 20 में दिया है मौद्रिक व्यवस्था यानी पैसे की व्यवस्था, 21 में उसके बच्चों की अभिरक्षा, बच्चों की अभिरक्षा, और 22 में क्षतिपूर्ति का आदेश, जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति का आदेश। 24 धारा के अंदर क्या दिया गया है कि 2-4 रुपया की कोई बात को नहीं, न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित हुआ है उसकी जो फोटोकॉपी है वो निःशुल्क, फोटोकॉपी क्या होगी, निःशुल्क दी जाएगी पीड़िता को, निःशुल्क पीड़िता को दी जाएगी। तो आप याद कर सकते हो कि 2-4 रुपयों को कोई फर्क कौन पड़े। अपने को यह ध्यान रखना है कि ये मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जो है अंतरिम आदेश पास किए गए। अब क्या है कि मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया जो अंतरिम आदेश है, अगर उसका भी उल्लंघन होता है तो व्यक्ति को 1 साल की सजा और 28,000 रुपए जुर्माना। मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किए गए अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने पर 1 साल की सजा और 28,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। और अगर इन सभी नियमों का उल्लंघन हो जाता है तो महिला कौन सी धारा के तहत अपने अधिकारों की रक्षा करती है, उसको हम बात करते हैं कि आपने पढ़ा होगा निर्भया केस। निर्भया केस में क्या हुआ कि जिनगेस द्वारा जनहित याचिका लगाई गई और उच्चतम न्यायालय ने क्या किया कि जिनगेस द्वारा पारित जनहित याचिका में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया कि 1860 में इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता के नियमों में संशोधन करते हुए एक धारा 354 का उल्लेख किया और इसमें 4 धाराएं जोड़ दी जो 5 भागों में विभाजित है। कितनी धाराएं जोड़ दी? 4 धाराएं जोड़ दी जो 5 भागों में विभाजित है। धारा 354 का प्रयोग भी महिला कर सकती है। अब पढ़ते हैं धारा 354 क्या है। और धारा 354 में निर्भया केस के बाद में ही मृत्यु दंड का भी प्रावधान है, उम्र कैद की भी सजा का प्रावधान है। लेकिन हम पढ़ते हैं धारा 354 के बारे में। देखो धारा 354, इसमें ए से लेकर डी तक 4 धाराएं जोड़ी गई। 354 ए, 354 बी, 354 सी और 354 डी। एक 354 होगी तो 4 धाराएं जोड़ी गई। अब कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में। आप याद करो पहले जो मैं करवाता हूं। देखो सी, वो गाना नहीं क्या, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, कौन चुरानो, सजा हो जाएगी। सी में क्या है? चोरी चोरी तेरा दिल चुराएंगे, यानी ताक झाक करना। सी से ताक झाक करना, चोरी छुपे किसी को देखना, किसमें है? सी में। डी में क्या होता है कि दिल दे दिया और बाद में क्या पूछते हैं? ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। किसी महिला को प्रश्न पूछना, उसका पीछा करना, ईमेल पर मैसेज भेजना, संदेश भेजना, वो किस में है? डी में है। बी से बिना कपड़ों के करना, यानी महिला ने वस्त्र पहन रखे हैं और उसको बिना कपड़ों के निवस्त्र करना, ठीक है, वो किस में आ जाएगा? अपराध बी में आ जाएगा। ए क्या है? यौन उत्पीड़न से संबंधित है, यौन उत्पीड़न से संबंधित। अब इसमें क्या है? यौन उत्पीड़न से संबंधित है। बी में महिला को निवस्त्र करना, महिला को निवस्त्र करना, और इसमें ताक झाक करना। और ये है, इसके अंदर हमने बात करें तो महिला को रोकना, पूछताछ या ईमेल, ठीक है, उसका पीछा करना। और 354 में क्या है? महिला की लज्जा को भंग करना, महिला की लज्जा को भंग करना। तो इसमें कितने वर्ष की सजा? 1 वर्ष की सजा, अधिकतम 5 वर्ष। 354 ए में यौन उत्पीड़न से संबंधित है। इसमें कुछ बातें अलग अलग है। जैसे पहले हमने बलात्संग का प्रयास किया, उसके बाद उससे
यौन संबंधों के लिए मांग करना या उसको अश्लील साहित्य भेजना, अगर ऐसी बातें होती है तो उसको 3 साल की सजा है, 3 साल की सजा। और उसके यौन को अवस्था को लेकर या उसके शरीर या ढांचे को लेकर उसके ऊपर टिप्पणी करना तो 1 साल। 1 साल की सजा कब होगी? जब हम टिप्पणी करेंगे, ठीक है, हम उसको कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। महिला को निवस्त्र कर दिया यानी यहां सजा मिलेगी 3 वर्ष की, अधिकतम 7 वर्ष। कितने वर्ष? 7 वर्ष। ताक झांक किया है आपने, थाने बता रही हूं, देख लो, बंद कर दो, ठीक है। और वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, अपने सभी विद्यार्थी, अपने साथियों को भेजो ताकि वो इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसमें क्या है, 1 वर्ष पहले, अधिकतम 3 वर्ष। दोबारा अगर ये कार्य रिपीट होता है तो 3 से 7 वर्ष। और इसमें क्या होगा, 3 वर्ष पहले, बाद में 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था उसमें महिला के घरेलू हिंसा से संबंधित जो मैंने बताए उनके बारे में जानकारी है। धारा 354, 354 बी, सी, डी। इसमें एक 498 ए को भी याद कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि महिला के पति द्वारा या उसके नातेदार या रिश्तेदार द्वारा उसके ऊपर अत्याचार करना, वो किस में आ जाएगा? 498 ए में। यह भी एक संघीय अपराध है। अभी मैं बात करके गया कि अगर कोर्ट द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा जो अंतरिम आदेश दिए गए और उनकी पालना नहीं हुई और उनको भी अगर इग्नोर कर दिया जाता है तो धारा 33 का प्रयोग होता है, जो गैर जमानती है। क्या है? गैर जमानती है, जिसमें 1 वर्ष की सजा है और गैर जमानती है, 1 वर्ष की सजा है, 28,000 का जुर्माना है। ठीक है। अब यहां ताक झाक की बात की। ताक झाक अगर कोई सरकारी मिशन पर कोई पुलिस कांस्टेबल है या कोई जासूस है तो वो महिला की ताक झाक कर सकता है, वो उसके बारे में जानकारी रख सकता है। लेकिन एक चीज और है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की जो बात कर रहे हैं अपने यहाँ 354 धारा की बात कर रहे हैं, इस 354 धारा के अंदर प्रावधान है कि उसके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर आरोपित जो कार्रवाई होगी उसका विश्लेषण या उसके बारे में जो सच्चाई है, वो जो जानकारी है, वो सारी उस व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसके